प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम 7वें दशक के महत्वपूर्ण कथाकार 1936 में जन्मे ज्ञानरंजन पर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि नई कहानी के बाद साठोत्तरी कहानी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर का नाम ज्ञानरंजन है। ज्ञानरंजन जी की पहली कहानी मनहूस बंगला 1960 में प्रकाशित होती है और उनका अंतिम संग्रह जो अब तक अंतिम आया है वह है क्षणजीवी 1977 में प्रकाशित होता है। अब आप समझ गए होंगे कि 60 से 77 यानी 17-18 वर्षों की कथा यात्रा में कम से कम कहानियां लिखने वाले ज्ञानरंजन जी कितने अधिक चर्चित और प्रशंसित रहे हैं। ज्ञानरंजन जी ने केवल अब तक 4 ही संग्रह प्रकाशित किए हैं। पहला संग्रह काफी चर्चित रहा, फैंस के इधर उधर। दूसरा यात्रा, तीसरा सपना नहीं और चौथा क्षणजीवी। पहला संग्रह अगर 68 में आता है और दूसरा संग्रह 71 में, इसी प्रकार अंतिम संग्रह अब तक के लिए अंतिम क्षणजीवी 77 में आता है। कहने का आशय यह है कि बहुमात्रा में, अधिकाधिक संख्या में कहानी लिखना ज्ञानरंजन जी के रचना संसार का न तो धर्म है और न उद्देश्य है। ज्ञानरंजन जी ने किसी साक्षात्कार में कहा भी था कि जब मैं देखता हूं कि अपने को रिपीट कर रहा हूं तो उस प्रकार की रिपीटेशन या पुनरावृत्ति से कहानियां लिखना किसी मायने नहीं रखता है। ज्ञानरंजन जी ने अपने रचना संसार में जो कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत की हैं उनमें निहित जो प्रमुख चिंताएं, सरोकार और उनके लेखकीय व्यक्तित्व और कृतित्व, इस मुद्दे पर चर्चा करना यहां हमारा उद्देश्य है। जाहिर सी बात है कि हम केवल सैद्धांतिक बातें यहां नहीं करेंगे, उनकी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त जो चिंताएं हैं और जो उनका सरोकार है उस पर हम यहां बात करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, ज्ञानरंजन जी ने हिंदी कहानी को जीवन का मुहावरा प्रदान किया है और आज के जीवन को पहचानना और उसे पहचानने की क्षमता यदि साठोत्तरी कहानी में हम कहीं पाते हैं तो उस रचनाकार का नाम ज्ञानरंजन है। उनकी कहानियां जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती हैं और उनकी कहानियां केवल
कहानी की पीड़ा की पुनरावृत्ति नहीं करती, बल्कि जीवन निर्माण के लिए उनकी कहानियां मानो एक आहुति के समान है। स्पष्ट है कि साठोत्तरी भारत में मूल्यों का ह्रास बड़ी तेजी के साथ हो रहा था। क्षरित हो रहे मानव मूल्य और संबंधों में आ रहे बदलावों को जिस शिद्दत के साथ कथाकार ज्ञानरंजन प्रस्तुत करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए अपनी कथा पीढ़ी में ज्ञानरंजन अनन्य रचनाकार के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जो पारिवारिक कथाफलक है, उस पारिवारिक कथाफलक को आधार बनाकर उनकी कहानियां चलती हैं। अब आप स्पष्ट हो जाएंगे, यह धारणा बनेगी आपकी, या आप सवाल भी कर सकते हैं कि आखिर परिवार को ही क्यों, समाज को क्यों नहीं? ज्ञानरंजन जी का मानना है कि परिवार और समाज, इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है और पारिवारिक विसंगतियां, पारिवारिक टूटन, संबंधों में आई हुई दरार और मूल्यों के ह्रास अगर परिवार में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे परिवारों से समाज का निर्माण होता है और वह समाज भी पंगु और निरुपाय बना रहेगा अगर यह पारिवारिक व्यवस्था नहीं सुधरती है। तो उनकी कहानियों में आम आदमी का जीवन, आम आदमी की उलझनें, उसकी जिजीविषाएं आदि उजागर होती हैं। साथ ही साथ संयुक्त परिवार का विघटन, टूटता हुआ दांपत्य जीवन, सेक्स को लेकर हमारे समाज में प्रचलित तमाम नैतिकताओं और अनैतिकताओं के सवाल और अजनबियत, घुटन, पीड़ा, इन तमाम विषयों को लेकर ज्ञानरंजन की कहानियां पाठकों के सामने प्रस्तुत होती हैं, जिनसे कि हम कथाकार ज्ञानरंजन जी के जीवन के सरोकार को भी समझ सकते हैं। इसलिए मानवीय संबंधों की तलाश करती हैं ज्ञानरंजन की कहानियां और मानवीय संबंधों में आ रहे बदलाव और उसके विघटन की रूपरेखा ही नहीं, बल्कि उनका जो रेशा रेशा है उसे प्रस्तुत करने का काम करती हैं ज्ञानरंजन की कहानियां। इसलिए ज्ञानरंजन के बारे में डॉक्टर नरेंद्र मोहन लिखते हैं, ज्ञानरंजन की कहानियों में संबंधों के फलक पर न तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों की संपुष्टि का प्रमाण है और न संबंधों का संपूर्ण निषेध करने वाला आवेश। यह संबंधों की चीर फाड़ करके बिना कोई निष्कर्ष दिए उन्हें स्थापित कर देता है। वो नहीं उलझाते हैं मनोवैज्ञानिक तथ्यों की ओर ले जाकर, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर ले जाकर। वो बहुकथन में विश्वास नहीं रखते, बल्कि एक
तटस्थ रूप में वह सामाजिक और जिसका आधार की पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन के सूत्रों के बहाने उसे वो बड़े प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उल्लेख किया गया मनहूस बंगला का, जो उनकी पहली कहानी बताई गई, और इसी पहली कहानी में हम पाएंगे नए पुराने का द्वंद्व, यानी पुरानी पीढ़ी सामंती सोच का शिकार है, पुरानी पीढ़ी अनुशासन प्रिय है, जबकि नई पीढ़ी नकल की हद तक जाकर आधुनिकता और आधुनिक जीवन को बहुत ही ललक की दृष्टि से देखा करती है। स्पष्ट है कि दोनों पीढ़ियों में आई हुई दरारें, दोनों पीढ़ियों के बीच गहरी होती जा रही खाई को अपनी पहली कहानी में ज्ञानरंजन जब व्यक्त करते हैं, तब हमें यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि उस समाज का और उस राष्ट्र का भला क्या होगा जिस समाज में, जिस परिवार में दो पीढ़ियों के बीच में दिनों दिन खाई गहरी से गहरी होती जा रही है। इसी संदर्भ में पुराने मूल्यों का वाहक नई पीढ़ी नहीं बल्कि हमारी पुरानी पीढ़ी है, और इस नए और पुराने के द्वंद्व को ज्ञानरंजन जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से दिखाया है, और जिन पात्रों के माध्यम से दिखाया है, मैं के माध्यम से दिखाया है, वह के माध्यम से दिखाया है, वो परिवार के होते हुए भी वो समाज के हैं, और समाज के हैं तो राष्ट्र के भी हैं। जाहिर सी बात है कि जब संबंध कहानी में एक पात्र मैं ये कहता है, आप यह भी देखिए कि समय मानवीय संबंधों के सिलसिले में किस तरह से काम करता है। एक लंबे समय तक जो स्त्री मेरे लिए केवल मां थी, अब कभी कभी ही मां लगती है, या मां का भ्रम। अर्थात पूरे युग में मैं के माध्यम से जो हमारे मूल्यों में गहराता ह्रास है, जो हमारी टूटती हुई आस्था है, जो हमारा भ्रम है, या फिर जो हमारी सोच है, उसमें आते हुए इस बदलाव को, और संबंध मां का है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के धरातल पर भी ज्ञानरंजन जी ने एक बड़ी चिंता एक सामाजिक धरातल से हमारे पास प्रस्तुत कर दी है। कुछ प्रसिद्ध कहानियों के माध्यम से हम अपनी बात स्पष्ट करना चाहेंगे, और इन कहानियों के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर रचनाकार की कहानियों के माध्यम से मूलभूत प्रवृत्तियां क्या रही हैं, उनकी चिंता क्या रही है, उनकी विचारधारा क्या रही है, और वह अपने पाठकीय समाज के सामने कौन सा सवाल खड़ा करना चाहता है। पिता, हास्यरस, दाम्पत्य, रचना प्रक्रिया और यात्रा, ये हमारे सामने 5 कहानियां हैं, और इन कहानियों के मार्फत से संस्कारों और सामाजिक संस्थाओं में जो परिवर्तन लगातार
बदल रहे हैं, उन घटित हो रहे हैं, उनका रेखांकन किया गया है। अब देखिए, हम उनकी बहुचर्चित और बहुपठित कहानी पिता का जिक्र करना चाहेंगे। उसके मार्फत से उनकी कुछ चिंताओं को आपके सामने साझा करना चाहेंगे। पुरानी पीढ़ी अपने समसामयिक परिवेश से कटती जा रही है, मानसिकता बदलती जा रही है और परिवर्तित मानसिकता के साथ चल पाने में असमर्थ पिता की कहानी पिता है, जिसमें मानवीय संबंधों की बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से पहचान की गई है। अब देखेंगे, उसमें एक पंक्ति है कि पिता पुत्र को कनखी से देखता है, यानी पुत्र पिता से सीधी आंखें मिलाकर क्यों नहीं बात कर पाता है? कनखियों से देखने का मतलब क्या है? उदाहरण ये जो दिया गया, कनखियों से देखना, इसी कनखियों से देखना एक गहरा अर्थबोध वहां छिपा हुआ है, एक निहितार्थ है कि इसमें पाठक उसे जिस रूप में ले जाना चाहे उसे ले जा सकता है। बाप से आंखें न मिला पाना या पिता के अटपटे कार्य, उनकी जिद से पुत्र का रोष और अपने रोष पर काबू पाना। काबू भी क्यों? इसलिए काबू क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जो पुत्र है, वो इसलिए नहीं कि पिता को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वो कनखियों से देख रहा है। नई पीढ़ी स्वार्थी होती है, मतलबी होती है, उसे अपने स्वार्थ साधन करना है, स्वार्थ को साधित करना है, पिता से अभी कुछ बहुत पाना है। इसीलिए वह पिता को सही ढंग से जवाब नहीं देता है, अपने रोष को वह अपने तक सीमित रखता है। यानी इस तरह के तमाम अर्थ कनखियों से देखने के माध्यम से हम उसे जान पाते हैं, समझ पाते हैं। यानी जिस प्रकार कम से कम कहानियां लिखकर ज्ञान जी ने अधिक से अधिक सफलता पाई है, ठीक उसी तरह कम से कम शब्द खर्च कर ज्ञान जी ने बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी व्यंजना पाठकों के सामने रखने की कोशिश की है। अब उस कहानी में क्या होता है कि पिता बाहर सोते हैं और पिता को गर्मी की वजह से शायद नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर उसे रोष आता है। रोष इसलिए भी आता है कि नई पीढ़ी के पास एक बनावटी सम्मान भी है, यानी एक दिखावा है, एक प्रदर्शन प्रियता है, एक ढोंग है। और वो कहानी में व्यक्त भी करता है कि हमारे इर्द गिर्द में, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, वे जाहिर सी बात है कि आपको बाहर सोते हुए देखेंगे तो पूरे समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। पिता न तो पंखे के नीचे सोना चाहते हैं, पिता कभी वॉश मशीन में मुंह नहीं धोते, पिता एक आने कम के लिए रिक्शा भाड़ा कम हो इसलिए घंटों खड़े रहते हैं चौराहे पर, पिता कभी भी शावर में नहीं नहाते, पिता बाजार से
लाई गई जो बिस्किटें हैं वह नहीं खाते, महंगे फल नहीं खाते। अगर कभी जबरदस्ती से दे दिया गया तो उसमें वो खोट निकालते हैं। पिता कभी लेते भी हैं, खाते भी हैं तो नाक भौं सिकुड़ते हैं, अक्सर चुप रहते हैं। लेकिन बहस में काफी करारी और हिंसात्मक बात भी करते हैं। अब इतने सारे जो उदाहरण कहानी से दिए गए, क्या आशय है इसका? यानी हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, जो पिता के माध्यम से दिखाया गया है, यह पुरानी पीढ़ी परिस्थितियों से लड़ना जानती है, जूझना जानती है। यह पुरानी पीढ़ी, यह सच है कि अपनी रूढ़ियों से भी चिपके रहती है। यह भी सच है कि यह पुरानी पीढ़ी हठी है, कभी कभार तो कंजूस भी है, लेकिन गजब का स्वाभिमान है। माना कि यह पुरानी पीढ़ी कठोर है, लेकिन इस पुरानी पीढ़ी को आप निर्दय नहीं कह सकते। जबकि दूसरी तरफ जब हम नई पीढ़ी की बात करते हैं, नई पीढ़ी जूझती नहीं, लड़ती नहीं, मुकाबला करना नहीं चाहती, संघर्षों से भागती है, इधर उधर भटकती है। यह पीढ़ी पिता को सहन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इसमें उसका स्वार्थ है। इस तरह से उस कहानी की एक महत्वपूर्ण पंक्ति आप सबों के सामने साझा करना चाहूंगा। जब कथाकार लिखता है कि उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। यह सोच रही है नई पीढ़ी। यानी यह नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में आई हुई दरार, यानी जिसे कि पिता के लिए वह कहना चाहता है कि पिता तुम ढोंगी हो, पिता तुम अहंकारी हो, पिता तुम वज्र अहंकारी हो। लेकिन वह नहीं कहता, वह चिल्लाता भी नहीं, उसका चिल्लाना मुमकिन भी नहीं था। उसे लगता है पिता जीत रहे हैं, विजय हासिल कर रहे हैं, एक बार नहीं लगातार बार बार। कठोर हैं, लेकिन पिता के सामने, पुत्रों के सामने यह जो प्रश्न खड़ा करते हैं ज्ञानरंजन, ये दो पीढ़ियों के बीच की जो दरार है, इस दो पीढ़ियों की दरार को प्रस्तुत करते ज्ञानरंजन बीच में कुछ नहीं कहते क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कह देते तो फिर कहानी की जो व्यंजनाधर्मिता है, कहानी के माध्यम से जो सांकेतिकता है, कहानी की जो प्रभावशीलता है, वह समाप्त हो जाती। ज्ञानरंजन इसे जानते हैं। यानी इस तरह से पीढ़ियों में आई हुई दरार को वह पिता कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यदि हम मध्यवर्गीय जीवन की त्रासदी को देखना चाहते हैं, मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों को, उसके अंतर्विरोधों को, उसकी विरूपताओं को और उसमें आई हुई तमाम समस्याओं को देखना चाहते हैं, तो ज्ञानरंजन जी से अच्छा परिचायक हमें बहुत कम रचनाकार मिलेंगे। इस तरह से ज्ञानरंजन की कहानियों के मार्फत से एक बात और स्पष्ट होती है कि ये कहानियां आधुनिकता का चित्रण करती हैं। ध्यान दीजिए कि इनका जो रचना काल है वह 7वां दशक है।
और 7वें दशक में पश्चिमी और पूंजीवादी जीवन शैली बड़ी तेजी से विकसित हो रही थी। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, आत्म केंद्रिकता हो, समाज विद्रूपता हो। इसी दौरान हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं ये तमाम चीजें। और औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीयों द्वारा देखे गए सपनों का टूटना, यानी मोहभंग की उन स्थितियों को ज्ञानरंजन जी ने अपनी कहानियों के मार्फत से प्रस्तुत किया है। मसलन फैंस के इधर और उधर कहानी के माध्यम से दो तरह की मानसिकताओं और रहन सहन को एक दूसरे के सामने किस सुंदरता के साथ कथाकार प्रस्तुत करते हैं, यह हमें देखना चाहिए। एक तरफ उच्च मध्यवर्गीय परिवार की कथा है जिसे आप मध्यकालीनता के साथ जोड़कर देख सकते हैं, और दूसरी तरफ आधुनिक मध्य वर्ग है जिसे आप आधुनिकता के आईने में जांच सकते हैं। और दोनों के बीच एक फेंस है। फेंस यानी बाड़ा मजबूत नहीं है, लेकिन विचारों के कारण एक गहरी खाई में वह फेंस बदल गया है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से कथाकार की चिंता और उसके सरोकार हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। जैसे बताया गया कि उच्च मध्यवर्गीय परिवार जिसमें परंपरागत सोच और रूढ़ियों से जकड़ी हुई मानसिकता, परिवेश और पड़ोस से बिल्कुल उदासीन नहीं, दोनों में अर्थात दोनों पीढ़ियों में किस तरह का अंतर है उसे देखा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण कहानी है घंटा, और उस कहानी में लेखक ने व्यंग किया है उन तमाम बुद्धिजीवियों पर जो बुद्धिजीवियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं और मदिरा आदि का शौक पूरा करते हैं। अगर इसे आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसा भयानक परिणाम होता है और उसका हश्र क्या होता है, तो आप कुंदन सरकार के मार्फत से उसे देख सकते हैं। ज्ञानरंजन जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से, जैसे कि बहिर्गमन एक बहुप्रसिद्ध कहानी है, बड़ी चर्चित कहानी है, उस कहानी के माध्यम से कस्बों से महानगर और महानगर से विदेश जाने वाले लोगों की मानसिकता को उजागर किया है। उन्होंने दिखाया है कि ये वे बुद्धिजीवी हैं जो अपने देश में रहना अनुचित तो क्या बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। उन्हें अपना देश गंदगी और बू से भरपूर लगता है, और इसे ज्ञान जी ने मनोहर और सोमदत्त के माध्यम से प्रकाश डाला है। छलांग हो या दाम्पत्य जीवन हो या कलह, इन कहानियों के माध्यम से कथाकार ज्ञानरंजन ने टूटते, रीतते, बिखरते मध्यवर्गीय परिवार का संबंध, उसका अंतर्विरोध और एक दूसरी प्रवृत्ति कि धन के प्रति, अर्थ के प्रति मन में उत्पन्न होने वाला जो एक भाव है, एक लोभ है, एक ललक है, और उसमें संबंधों का, रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह गया है।
उसकी ओर भी ज्ञान जी ने इन कहानियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जी सब एक मजेदार कहानी है, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। दाम्पत्य, पति शहर में जाता है और पत्नी के लिए रसगुल्ला ले खरीद कर लाता है और बड़े चाव से पत्नी को जगाता है जो सोई हुई थी। पत्नी जगने में देर करती हैं तो वो रसगुल्ले सब खा लेता है और पत्नी जब जगती है तो वह पास की दुकान में जाकर कुछ चने ले आता है और चने लाकर चम्मच से खिलाता है। ये कोई कहेगा कि ये कैसी कहानी है, लेकिन रसगुल्ले लाना और रसगुल्ले खुद खा जाना और उसके बदले उस संबंध को टिकाए रखने और जगाए रखने के लिए, पत्नी को खुश करने के लिए जो चम्मच से छोले खिलाना, यानी जैसे कि कहा गया, संबंधों के रेसे रेसे को ज्ञानरंजन जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक अंतिम कहानी के बारे में जिक्र करूंगा जिसका शीर्षक है यात्रा। उच्च मध्यवर्गीय का युवक अपने पिता की मृत्यु का तार पाता है तो वह अपने दफ्तर में अपने सहकर्मियों से झूठ बोल के जाता है और छुट्टी जो लेता है कहता है कि उसकी पत्नी का उसकी बहन का विवाह है। आखिर ये ऐसा क्यों करता है? यानी वह बेवजह जो सहानुभूति है वह लोगों से प्राप्त करना नहीं चाहता और वह अपनी बहन की शादी के लिए जब बस में बैठा हुआ जा रहा होता है तो उसके मन में आ रहे विचारों और संबंधों को लेकर उन तमाम स्थितियों को ज्ञानरंजन जी बहुत ही संक्षेप में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उसे वो प्रस्तुत करते हैं। अतः ज्ञानरंजन जी साठोत्तरी कहानी में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। पारिवारिक बदलते संबंधों की खास पहचान करने वाले रचनाकार हैं। गहरी अंतर्दृष्टि के साथ वे उसे परिलक्षित करते हैं। मां, पिता, भाई, बहन से अलग होते हुए आदमी को उसके संबंधों के रेसा रेसा को ज्ञान जी ने जितना समझा है उतना और किसी ने नहीं समझा। ज्ञान जी के लिए रचना एक कमिटमेंट है और इससे उनका सरोकार व्यक्त होता है। प्रतिबद्धता ज्ञान जी के लिए महत्वपूर्ण है और ज्ञान जी कहते हैं जो प्रतिबद्ध नहीं है उसकी घुसपैठ का खोटा सिक्का साहित्य में अब चलने से रहा। विद्यार्थियों, ज्ञान जी अर्थात ज्ञानरंजन हमारे कथा साहित्य के एक बहुत ही मूर्धन्य और बड़े शिल्पी कथाकार हैं जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से बदलते मानव मूल्य और बदलते मानवीय संबंधों को बड़ी शिद्दत के साथ उजागर किया है, चित्रित किया है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।